हेलो नमस्ते वेलकम टू हाईलीगल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की पूरी सीरीज़। हम कोशिश करेंगे कि हम सक्सेसफुली इस वीडियो सीरीज़ को कंप्लीट कर पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन यानी कि जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 का एक्ट, ये रिप्लेस करता है आईपीसी को जो अभी तक चली आ रही थी 1860 की। इट इज़ अ पीनल कोड, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं। इसमें आप क्या देखते हैं? इसमें आप देखते हैं डेफिनेशंस और पनिशमेंट्स। ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब क्या होता है? जिस एक्ट में आपके राइट्स और लाइबिलिटीज़ बताए जाते हैं वो कहलाता है सब्सटेंटिव लॉ। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर सर्टेन ऑफेंसेस हमारे साथ में होने वाले हैं तो हमारा राइट है कि हम उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं और हम सामने वाले कल्प्रिट को पनिशमेंट दिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बीएनएस को। तो सबसे पहले देखें, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इसमें 358 है। आईपीसी में 511 थे बट इसमें 358 है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें 20 है। ठीक है, आईपीसी को काफ़ी छोटा कर दिया गया है एंड छोटा तो किया गया है बट एक्चुअली जो सेक्शंस थे उनको क्लब कर दिया गया है, लाइक सब सेक्शंस डाल दिए गए हैं, क्लॉजेस डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से कंटेंट तो उतना ही है, इनफेक्ट ज़्यादा है बट थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 विच टॉक्स अबाउट प्रिलिमिनरी। इसमें कवर होते हैं सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, सेक्शन 1 जैसे कि हम जानते हैं हर एक्ट का, उसका इंट्रोडक्शन बताता है, उसका स्कोप, उसका टाइटल और कमेंसमेंट बताता है। लाइकवाइज यहाँ पे बीएनएस का भी सेक्शन नंबर 1 हमें यही सारी चीज़ें बताता है। सो सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 हमें बताता है बीएनएस का टाइटल दैट दिस एक्ट वुड बी नोन एज भारतीय न्याय संहिता 2023। सबसेक्शन 2 हमें डेट बताता है कि इसका कमेंसमेंट कब से होगा। तो यहाँ पे कमेंसमेंट की डेट है 1 जुलाई 2023। एक्ट 2024 कमेंस ये 24 से हुआ है। आइए, इसको कंसेंट मिल गई थी प्रेसिडेंट की ऑन 25 ऑफ दिसंबर 2023। दैट्स वाई यहाँ पे हम 2023 देखते हैं। देन सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन यानी कि विद इन इंडिया अगर कोई भी एक्ट या ओमिशन के थ्रू कोई ऑफेंस कमिट होता है देन द पर्सन इज लाइबल अंडर बीएनएस विद इन इंडिया के लिए। दैट्स वाई वी कॉल इट इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। देन सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 टॉक्स अबाउट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। इसी का उल्टा, अगर विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो कवर होता है आपका सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 में। सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 इसी का एक्सटेंशन है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का ही एक्सटेंशन है। ये तीन चीज़ें बोलता है। देखिए तीन चीज़ें क्या हैं। नंबर 1 इज सिटीजन बियॉन्ड इंडिया। अगर कोई भी व्यक्ति जो इंडिया सिटीजन है, इंडिया के बाहर जाकर के कहीं भी कोई ऑफेंस कमिट करता है विच इज़ एन ऑफेंस अंडर बीएनएस तो वो लाइबल होगा। देन एनी पर्सन शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया। कोई भी पर्सन है भले फॉरेनर हो, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है किसी ऐसे शिप पे या एयरक्राफ्ट में जो इंडिया का रजिस्टर्ड हो देन दैट पर्सन इज ऑल्सो लाइबल अंडर बीएनएस। देन एनी पर्सन अगर वो कंप्यूटर पे अटैक करता है, तो कोई भी पर्सन अगर कहीं पे भी बैठ के, वेदर ही इज़ फ्रॉम अनदर कंट्री, फॉरेनर है और उसने कहीं पे भी बैठ के हमारे इंडियन कंप्यूटर रिसोर्स को अटैक किया है तो वो पर्सन भी लाइबल होगा भले ही वो बियॉन्ड इंडिया क्यों ना बैठा हो। तो ये था हमारा सेक्शन 1 जिसमें हमने देखा कि बीएनएस का स्कोप क्या है, कमेंसमेंट क्या है और इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 2। तो चलिए अब देखते हैं सेक्शन नंबर 2 की डेफिनेशंस। सेक्शन नंबर 2 में दी हुई हैं कुछ डेफिनेशंस, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम एक ओवरव्यू टाइप में सारी देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है 2(1) में एक्ट की डेफिनेशन। इसमें सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट दोनों कवर्ड होते हैं। जैसे कोई एक्ट एक बार हो रहा है या उसकी सीरीज है, श्रृंखला है, दोनों ही इसमें कवर होंगे। देन 2(2) एनिमल। एनिमल की डेफिनेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एनिमल का मतलब है कोई और क्रीचर यहाँ पे। देन उसके बाद आता है 2(3) में चाइल्ड। दिस इज अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डेफिनेशन इन बीएनएस। इसका मतलब क्या होता है? एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स वो क्या कहलाएगा? चाइल्ड कहलाएगा। ठीक है। देन इसके बाद आता है 2(4) काउंटर फीट, कूटकरण बोलते हैं हिंदी में। इट मीन्स रिसेंबल टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। अगर कोई भी चीज़ बनाई जा रही है
to resemble it like another and your intention is to deceive the other person. धोखा देने का आपका इंटेंशन है, प्रवंचना करने के आशय से you have make any substance to look like another substance, then it is known as काउंटरफीट. ठीक है, तो 2.4 में दिया हुआ है काउंटरफीट. देन आता है 2.5 कोर्ट. कोर्ट में क्या क्या कवर्ड है? एनी जज हु इज एक्टिंग जुडिशली अलोन, या तो अकेले, या फिर बॉडी ऑफ जजेस एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली. तो वो चीज़ यहाँ पे कवर होगी 2.5 में कोर्ट की डेफिनेशन में. ओके, देन यहाँ पे आता है 2.6 मैंने यहाँ लिखी है डेथ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. डेथ का मतलब यहाँ BNS में क्या है? डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. किसी भी एनिमल की डेथ हो जाए, किसी भी इंसेक्ट की डेथ हो जाए, डेट इज नॉट कवर्ड अंडर डेथ ऑफ BNS. ओके, सो BNS की डेथ मतलब डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. देन 2.7 हमारा क्या आता है? डिसऑनेस्टली. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. व्हाट इट सेज? इट कवर्स इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन और लॉस. ठीक है, अगर आप किसी को रॉन्गफुल गेन कॉज करना चाहते हो या रॉन्गफुल लॉस किसी को आपकी वजह से कॉज होता है, दैट इंटेंशन इज नोन एज डिसऑनेस्टली. डिसऑनेस्टली एक तरीके का मेंस रिया है, गिल्टी माइंड है. ठीक है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या होता है ये भी हम आगे कवर करेंगे. बेसिकली ऐसा लॉस जो आपको बियर नहीं करना था बट आप बियर कर रहे हो, या ऐसा प्रॉफिट जो आपको बियर नहीं मिलना था बट आपको मिल गया, दैट इज रॉन्गफुल गेन और लॉस. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 2.8 में डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट क्या है? एनी सब्सटेंस, if on any substance you have written anything through letter, figure और mark और one or using one or more, यानी इनमें से एक या अधिक अगर आपने यूज़ किए हैं किसी सब्सटेंस के ऊपर लिखने के लिए. और डिजिटल रिकॉर्ड ये न्यूली एडिड है, डिजिटल रिकॉर्ड पहले नहीं था, अभी ऐड हुआ है. तो इन किसी भी सब्सटेंस के ऊपर इन मीडियम्स के थ्रू अगर आपने कुछ भी लिखा है, कुछ भी नोट किया है, दैट इज नोन एज डॉक्यूमेंट. सब्सटेंस इज इममटेरियल. एक्सप्लेनेशन 2 में ये चीज़ क्लियरली बताई गई है. ठीक है, देन आता है 2.9 फ्रॉडुलेंटली. फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या होता है? फ्रॉडुलेंटली मीन्स व्हेन यू आर डूइंग एनी एक्ट विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड. किसी को डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से, धोखा देने के इंटेंशन से व्हेन यू आर डूइंग अ सर्टेन एक्ट, देन दैट इज नोन एज फ्रॉडुलेंटली. ओके, देन 2.10 जेंडर. जेंडर क्या है? यहाँ पे जेंडर की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि जहाँ पे भी हमने ही यूज़ किया है किसी भी डेफिनेशन में, अगर क्या बोलते हैं, मैन के लिए डिनोट करके किया गया है, ही वर्ड ही यूज़ है हर जगह, प्रोनाउन ही का यूज़ हुआ है, दैट डजेंट मीन्स कि उसमें अदर जेंडर्स कवर नहीं है. यानी भले ही लिखा है ही हु कमिट्स मर्डर लिखा है, अब ही की जगह मान लीजिए वुमेन ने मर्डर कमिट किया है तो ही कवर्स वुमेन ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे ही इज़ यूज फॉर बोथ फीमेल प्लस ट्रांसजेंडर. ट्रांसजेंडर पहले नहीं था, अभी ये न्यूली इसमें डाला गया है. एंड ट्रांसजेंडर की मीनिंग क्या होगी? 2K ऑफ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के 2K क्लॉज में जो डिफाइंड है ट्रांसजेंडर की मीनिंग, वही मीनिंग हम यहाँ पे भी BNS में लेंगे. तो ये हमारी डेफिनेशंस थी सेक्शन नंबर 2.1 से लेकर के 2.10 तक. तो 2.11 में है गुड फेथ. गुड फेथ का मतलब क्या होता है? नथिंग विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट इन गुड फेथ अगर उस पर ये दो चीज़ें ना हो, ड्यू केयर एंड अटेंशन. मतलब अगर कोई भी काम किया जाता है और उसमें ड्यू केयर एंड अटेंशन है, उसे गुड फेथ कंसिडर किया जाएगा. अगर नहीं है तो उस एक्ट को गुड फेथ कंसिडर नहीं किया जाएगा. देन सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 12 क्लॉज 12 इज गवर्नमेंट, जिसमें कि कवर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. 2.13 में दिया हुआ है हार्बर. हार्बर का हिंदी मीनिंग होता है संचय. इसका मतलब क्या होता है? किसी भी पर्सन को इफ़ यू आर सप्लाइंग फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस, मीन्स ऑफ कन्वेंस टू इवेड एप्रीहेंशन. मतलब क्या हुआ? किसी भी पर्सन को अगर आप ये सारी चीज़ें सप्लाई कर रहे हो और उसका इंटेंशन क्या है कि वो एप्रीहेंशन, पकड़े जाने से, ठीक है, फरार व्यक्ति है, पकड़े जाने से बच रहा है और आप उसे ये सारी चीज़ें सप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर गिविंग हार्बर टू दैट पर्सन बिकॉज वो ऑफेंडर हो सकता है. तो ये है 2.13 हार्बर. देन आता है 2.14. 2.14 में है इंजरी. इंजरी यानी क्षति. इसका मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा हार्म जो कि इलीगली कॉज किया गया हो. किन चीज़ों में? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी. किसी भी पर्सन को अगर हार्म किया गया है इलीगल तरीके से और वो हार्म हो रहा है 4 चीज़ों में, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, दैट विल बी नोन एज इंजरी. देन 2.15 में क्या आता है? इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू. इलीगल का मतलब क्या है?
तीन चीज़ें इलीगल में कवर होती है। नंबर वन, इफ़ इट इज़ एन ऑफेंस, अगर वो कोई ऑफेंस है। दूसरा, इफ़ द एक्ट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, किसी भी लॉ ने उस एक्ट को प्रोहिबिट किया हुआ है तो वो भी इलीगल कहलाएगा। एंड ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, कोई भी एक्ट ऐसा है जो ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन क्रिएट कर रहा है, कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट कर रहा है सिविल लायबिलिटी में, तो वो चीज़ भी इलीगल में कवर होगी। इसके साथ में दिया हुआ है लीगली बाउंड टू डू, यानी लीगली बाउंड टू डू यानी मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है वॉट एवर इज़ इलीगल टू ओमिट, अगर आप वो चीज़ ओमिट कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ऑफेंस हो जाएगा। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लीगली बाउंड टू डू। जैसे यू आर ओब्लाइज टू फॉलो ट्रैफिक सिग्नल, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करते हो, ओमिट करते हो, तो ये एक ऑफेंस हो जाएगा। तो दैट इज़ वॉट लीगली बाउंड टू डू मीन्स। इसके बाद आता है 216 जज। जज में क्या आता है, जज कौन है, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड है वो व्यक्ति, जो पर्सन है जज वो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड होता है। एम्पावर्ड टू गिव जजमेंट, एम्पावर्ड होता है जजमेंट देने के लिए। कौन सा जजमेंट देने के लिए, सिविल एंड क्रिमिनल बोथ, सिविल भी दे सकता है क्रिमिनल भी दे सकता है। वन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सनस एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव जजमेंट, बॉडी ऑफ पर्सनस के बीच का एक सदस्य हो सकता है, ठीक है, जिसके पास पावर है, पावर उसको मिल रही है लॉ से कि वो जजमेंट दे सकता है, तो ये कहलाता है जज। ओके। 217 लाइफ, जैसे हमने डेथ पढ़ी थी वैसी लाइफ है। लाइफ किसकी, ह्यूमन बीइंग की लाइफ। 218 में दिया हुआ है लोकल लॉ, इसे हम पढ़ेंगे साथ में 230 के स्पेशल लॉ। लोकल लॉ क्या होता है, लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसा लॉ जो किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया बस में एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल MPLRC, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ये केवल राजस्थान में या MP में एप्लीकेबल है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लोकल लॉ। देन रीड विथ 2 सबसेक्शन 30, दैट इज स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ क्या होता है, लॉ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बना हुआ लॉ। फॉर एग्जाम्पल पॉक्सो एक्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बने, डाउरी के ऊपर, सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, तो ये कहलाते हैं स्पेशल लॉ। फिर आता है हमारा 219। 219 में दी हुई है मैन की डेफिनेशन। मैन का मतलब क्या है, एनी मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, किसी भी एज का जो व्यक्ति है, तो अगर मेल है तो वो कहलाएगा मैन। इसे हम पढ़ेंगे रीड विथ 2 क्लॉज 35 वुमेन। सेम डेफिनेशन, कोई भी फीमेल ह्यूमन बीइंग है किसी भी एज की तो उसे कहा जाएगा वुमेन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा सबसेक्शन 2 का 20, दैट इज मंथ एंड ईयर। मंथ और ईयर में क्या है, मंथ और ईयर का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो हमारा टाइम कैलकुलेशन होगा मंथ और ईयर का, वो होगा एज पर ग्रेगोरियन कैलेंडर। एंड व्हाट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हमारा जनवरी टू दिसंबर का इंग्लिश मंथ्स होते हैं उसे कहा जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जो टाइम पीरियड है वो ऐसे रेकन किया जाएगा। देन आता है 221, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, हर डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी आएगी, क्या छोड़ के, लैंड, things attached to land and things attached to what permanently fastened to what attached to earth, ठीक है, लैंड नहीं आएगी, ठीक है, जो थिंग्स अटैच्ड हैं अर्थ पे, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, हाउसेज होंगे, ये नहीं आएंगे। और वो चीज़ें जो फास्टेंड हैं उन अटैच्ड चीज़ों से, जैसे घर पे, घर है ज़मीन से जुड़ा हुआ और घर में लगे हुए हैं खिड़की दरवाजे पंखे वगैरह, तो ये आते हैं परमानेंटली फास्टेंड, हम रोज़ पंखा खोल के नीचे नहीं रखते हैं, तो दैट मीन्स ये परमानेंटली फास्टेंड है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर नहीं होंगी। देन आता है 2 का 22, दैट इज नंबर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ आपको नंबर याद रखना चाहिए। देन 2 का 23, ओथ। ओथ क्या होती है, शपथ बोलते हैं हिंदी में। इट मीन्स सोलेमन अफर्मेशन है, अफर्मेशन है, आप अपनी मर्जी से अफर्म करते हो। किसके सामने अफर्म करोगे, मेड बिफोर पब्लिक ऑफिसर। ओथ हमेशा किसी के सामने कोई आपको ओथ दिलाता है, राइट, तो अफर्मेशन है। देन फॉर कोर्ट और अदरवाइज, ये ओथ काहे के लिए दी जाती है, या तो आप कोर्ट में पेश करने के लिए देते हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए किसी और जगह में आपको पेश करना होता है, तब आप यहाँ पे ओथ लेते हैं। जैसे नोटरी में आप ओथ लेते हैं, एफिडेविट में ओथ लेते हैं, राइट, तो ये सारे यहाँ पे कवर होते हैं, ये हमेशा पब्लिक ऑफिसर के सामने आपको लेनी पड़ती है। ओके, 2 के 24 में दिया हुआ है ऑफेंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर बस इतना ही बताया गया है कि एक सेक्शन की लिस्ट दी हुई है कि वो जो ऑफेंसेस हैं वो स्पेशल और लोकल लॉ के तहत भी गवर्न हो सकते हैं BNS के अलावा।
225 में दिया हुआ है ओमिशन, जैसे हमने एक्ट देखा था वैसे ही ओमिशन होता है। किसी काम को करके अगर ऑफेंस होता है तो दैट इज एक्ट। अगर किसी काम को ना करके अगर हम कुछ करते हैं, जैसे वी आर लीगली बाउंड टू डू समथिंग, अगर हम वो चीज़ नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं ओमिशन, हिंदी में लोप। इसमें भी वही चीज़ है, कोई सिंगल ओमिशन भी ओमिशन कहलाएगा और सीरीज ऑफ ओमिशन भी ओमिशन कहलाएगा। ओके। 226 में है पर्सन। पर्सन में क्या क्या आता है? कंपनी आएगी, एसोसिएशन आएगा, बॉडी ऑफ पर्सन्स आएगा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड या नॉट इनकॉर्पोरेटेड। ये तीन चीज़ें पर्सन की डेफिनेशन में कवर होती हैं। इट मीन्स इट नॉट ओनली इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन बट ऑल्सो इंक्लूड्स कंपनी एंड ऑल। 227 इज पब्लिक। पब्लिक में क्या क्या आता है? क्लास ऑफ पब्लिक एंड कम्युनिटी, जो भी समुदाय वगैरह हैं वो सारे पब्लिक की कैटेगरी में आते हैं। 228 वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक लिस्ट दी हुई है जो कवर होते हैं पब्लिक सर्वेंट में। तो कौन कौन से लोग पब्लिक सर्वेंट में आते हैं देखते हैं। पर्सन फॉलिंग अंडर कवर्स आते हैं वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में। नंबर 1 इज कमीशन्ड ऑफिसर। कमीशन्ड ऑफिसर कौन से? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, ये पब्लिक सर्वेंट है। जजेस जो है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। ऑफिसर ऑफ कोर्ट जैसे कि लिक्विडेटर होते हैं, कमिश्नर्स वगैरह होते हैं, आपको पूरा डिटेल्ड बेयर एक्ट में दिखेगा, वो आपके कहलाएंगे पब्लिक सर्वेंट। देन ऑफिसर प्रिवेंटिंग क्राइम्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन देने के लिए, क्राइम प्रिवेंट करने के लिए ऑफिसर्स होते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। देन आपके कन्फाइनमेंट को जैसे कन्फाइनमेंट में रहते हैं कैदी, कैद में रहते हैं, उनके लिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं वो भी आपके पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। ठीक है। एक्सेसर्स, ये भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, ये भी आपके पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप, एक्सपेंड, सर्वे वगैरह के टाइम पे ऑफिसर्स जो अपॉइंट होते हैं, जो जिनका काम होता है रिकॉर्ड्स को रिसीव करना, एक्सपेंड करना, ये सारे लोग भी आएंगे। और यही काम अगर विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है और ऑफिसर्स अपॉइंटेड हैं तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्विस पे अगर किसी लोग को रखा गया है कमीशन पे बेसिस पे, वो भी कवर होंगे। प्लस अगर लोकल अथॉरिटीज़ ने ऐसे किसी व्यक्ति को रखा हुआ है ऑन सर्विस पे या फिर कमीशन, या फिर अगर किसी कॉरपोरेशन ने भी रखा हुआ है तो वो भी आपके पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट पढ़ रहे हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से लोग पब्लिक सर्वेंट हैं और कौन से नहीं हैं। तो यहाँ मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की है। सो दीज आर द फॉलोइंग पर्सन्स हु आर हेल्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। तो ये वेरियस केसेस में बोला गया है तो इसकी मैंने एक लिस्ट दे दी आपको। म्यूनिसिपल कमिश्नर पब्लिक सर्वेंट हैं। ओके। मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी और सर्वेंट ऑफ रजिस्टर्ड अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट हैं। एम्प्लॉई ऑफ नेशनल बैंक पब्लिक सर्वेंट हैं। सीएम ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर्स, ये बोला गया था के.एम. करुणानिधि केस में, दैट दीज आर पब्लिक सर्वेंट्स। देन आपके चेयरमैन ऑफ फिल्म सेंसर बोर्ड, ये भी क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। उसके बाद में खलासिस ऑफ रेलवे कैरेज स्टेशन, ये भी क्या है? पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। देन एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल बॉडीज़ एंड कॉरपोरेशन बोर्ड एट्सेट्रा, ये भी क्या है? ये भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे। देन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय सिटी सिविल कोड, सिविल कोर्ट अगर कमिश्नर अपॉइंट करती है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट्स हैं। एंड लास्ट इज विलेज कोतवाल, ये भी आपके पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले असिस्टेंट सिविल इंजीनियर एम्प्लॉयड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अगर कोई असिस्टेंट सिविल इंजीनियर अपॉइंट किया है, दीज आर नॉट पब्लिक सर्वेंट। एग्जामिनर अपॉइंटेड बाय यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एग्जामिनर अपॉइंट करती है तो वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। एमएलए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है एमएलए, क्योंकि आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुले का बहुत फेमस केस है 1984 का। उसमें कहा गया कि जो एमएलए है यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जो है आपके पब्लिक सर्वेंट नहीं है। देन सर्वेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर्वेंट है अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो वो भी एमएलए की पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये लिस्ट नोट कर लीजिएगा कि कौन से पब्लिक सर्वेंट हैं और कौन से पब्लिक सर्वेंट नहीं हैं। 2 का 29 कहता है रीज़न टू बिलीव। रीज़न टू बिलीव यानी विश्वास करने का कारण। इसका मतलब क्या होता है? अगर ये कहा जाएगा कि आपके पास रीज़न टू बिलीव है जब आपके पास सफिशिएंट कॉज टू बिलीव होगा, आपके पास कारण होगा बिलीव करने का, तब कहा जाएगा आपके पास रीज़न टू बिलीव है। 2 का 31 बात करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की। वैल्यूएबल सिक्योरिटी में दो चीज़ें आती हैं।
एक तो लीगल राइट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कोई लीगल राइट क्रिएट कर रहा हो, ट्रांसफ़र कर रहा हो, एक्सटिंग्विश कर रहा हो, और भी मल्टीपल इसमें चीज़ें हैं। प्लस लीगल लाइबिलिटी, अगर कोई ऐसी लीगल लाइबिलिटी को एक्नॉलेज करने के लिए तैयार हो, तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो या तो लीगल राइट क्रिएट, एक्सटिंग्विश, ट्रांसफ़र या और एक्सेट्रा चीज़ें कर रहा है, या लीगल लाइबिलिटी को एक्नॉलेज कर रहा है, तो वो कहलाएगी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। 2 का 31 वेसल की बात करता है, कन्वेयंस के लिए यूज़ होता है वाटर बॉडी में, जैसे शिप्स वगैरह, वो उसको हम वेसल बोलेंगे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। 2 का 33 वॉलेंटरली, वॉलेंटरली यानी स्वेच्छा से, स्वेच्छा से मतलब क्या होगा, वॉलेंटरली कोई भी चीज़ की गई है तब कहा जाएगा जब आपका इंटेंशन हो, यू हैव इंटेंडेड टू डू दैट पर्टिकुलर एक्ट, यू हैव रीज़न टू बिलीव कि आपने वो एक्ट किया है, या फिर आप जानते थे और जानते बूझते आपने वो एक्ट किया है, तब कहा जाएगा दैट यू हैव डन द सर्टेन एक्ट वॉलेंटरली। देन इसके बाद आता है विल, 2 के 34 में। 2 के 34 में विल दिया हुआ है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट अगर कोई भी होता है उसको विल कहा जाता है। टेस्टामेंट्री यानी आपकी डेथ के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट आप बनाते हो, दैट इज़ मतलब डेथ के बाद में जो इफेक्ट में आएगी ऐसी डॉक्यूमेंट, वो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होती है। देन इसके बाद आता है 2 का 36, 35 वुमेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 2 का 36 रॉन्गफुल गेन, वो क्या होता है, तो ऐसा गेन जो हम ले रहे हैं बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी नॉट लीगली एंटाइटल्ड, यानी जिस व्यक्ति को गेन हो रहा है वो उसके लीगली एंटाइटल्ड नहीं है, बट उसका जो ये गेन है अनलॉफुल मीन्स के तरीके से हो रहा है, तो ये कहा जाएगा रॉन्गफुल गेन। इसी का अपोजिट रॉन्गफुल लॉस, यानी लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, जिसका लॉस हो रहा है वो उस लॉस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है और उसका लॉस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया है आपका रॉन्गफुल लॉस। अब इसके बाद आता है इसी से रिलेटेड 2 का 38 गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। इसका क्या मतलब होता है, देखिए गेनिंग रॉन्गफुली उस व्यक्ति को, उस पर्सन को कहा जाएगा जो क्या कर रहा है, जानबूझ करके रिटेन कर रहा है उस प्रॉपर्टी को जो रॉन्गफुली उसने प्राप्त की है। जैसे मान लीजिए आपका पार्सल आना था, आपके पड़ोसी के घर चला गया और उसने वो पार्सल रख लिया, दैट मीन्स योर नेबर इज गेनिंग रॉन्गफुली, ठीक है। और आपने क्या किया, यू हैव लॉस्ट रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, ये क्या हो गया, हु केप्ट आउट या फिर डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। आपका पार्सल था, वो उसको उसके पास चला गया, आप उस चीज़ से डिप्राइव हो गए, आपको केप्ट आउट रखा गया उस प्रॉपर्टी से, दैट मीन्स यू आर लूजिंग रॉन्गफुली। तो ये मतलब होता है गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली का। एंड लास्ट जो हमारी डेफिनेशन है 2 का 39 वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस विच आर नॉट डिफाइंड इन बीएनएस। भारतीय न्याय संहिता में जो वर्ड्स की डेफिनेशन नहीं दी हुई है उनकी डेफिनेशन हम कहाँ से देखेंगे, कौन से एक्ट की हेल्प लेंगे, तो 2 एक्ट यहाँ पे मैंशनड है। नंबर 1 इज IT एक्ट 2000, कई डेफिनेशन हम यहाँ से देखेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वगैरह जितने भी डिजिटल टर्म्स आते हैं उनकी डेफिनेशन यहाँ से देखेंगे। एंड दूसरा BNSS 2023, तो कुछ डेफिनेशंस हम यहाँ से देखेंगे जो यहाँ पे BNS में डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कम्युनिटी सर्विस की डेफिनेशन देखते हो सेक्शन 23 BNSS में, तो वो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, सिर्फ टर्म यूज़ मिलती है अपन को सेक्शन नंबर 4 में। तो ये पूरी डेफिनेशंस हो गई हमारी BNS की, भारतीय न्याय संहिता की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।